હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આજે તમારું ચિંતન ક્લાસીસમાં સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 8 નું પ્રકરણ ચોથું અને વિષય છે હિન્દી. તો પ્રકરણનું નામ છે ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતો, જેનો પ્રકાર છે સમૂહગાન અને તેના લેખક છે દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી. તો જેમાં તેમની સૌપ્રથમ શરૂઆત થાય છે વિકલ્પોથી. તો આપણે સૌપ્રથમ વિકલ્પો જોઈશું. पहलो विकल्प है कि कवि ने किसे उठने को कहा है, तो के अमर सपूतों को. उठो धरा के अमर सपूतो काव्य का प्रकार क्या है, तो के संघगान. कवि किस में नई मुस्कान भरना चाहते हैं, तो के सुमनो. कवि किस में मंगलमय ध्वनि गुंजित करना चाहते हैं, तो के जग के उद्यान में. सत सत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो, तो के ज्ञान. उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. अमर सपूत खाली जगह नया निर्माण करेंगे पुनः. गुलामी के बाद खाली जगह का सवेरा हुआ है आजादी. देशवासियों में खाली जगह की किरणें फैल रही हैं विचारों. लोगों के मन में खाली जगह है और हौसलों की नई खाली जगह है, तो के उमंगे और लहरें. आज देशवासी खाली जगह सांस ले रहे हैं खुलकर. युग युग के खाली जगह सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, तो के मुर्जी. डाल डाल पर बैठ खाली जगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं, तो के विहंग. नूतन मंगलमय खाली जगह से गुंजित जग उद्यान करो, तो के ध्वनियों. उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद कैसी रात बीत गई है, तो उसका उत्तर है कि स्वतंत्रता के बाद गुलामी की रात बीत गई है. दूसरा, स्वतंत्रता के पहले किसका अंधेरा था, तो उत्तर है कि स्वतंत्रता के पहले गुलामी की परतंत्रता का अंधकार था. आजादी के बाद सभी लोग अपने जीवन में किसका अनुभव कर रहे हैं, उत्तर है कि आजादी के बाद सभी लोग अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं. पक्षी और भौरी क्या कर रहे हैं, उत्तर है कि पक्षी नए स्वरों में गीत गा रहे हैं और भौरे गुजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं. नवयुग की नूतन वाणी में कवि ने क्या भरने को कहा है, उत्तर है कि नवयुग की नूतन वाणी में कवि ने नए राग और नए गान भरने को कहा है. उसके बाद का प्रश्न है कि कली कली कहाँ खिली हुई है, तो उत्तर है कि कली कली उद्यान में खिली हुई है. आजादी के सूरज की रोशनी से भारत माता का शरीर कैसा लगता है, उत्तर है कि आजादी के सूरज की रोशनी से भारत माता का शरीर सुनहरा लगता है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुर्जित करना है, उत्तर है कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से जग रूपी उद्यान को गुर्जित करना है. कवि किस में नया राग और नया गान भरना चाहते हैं, उत्तर है कि कवि नए युग की वीणा में नया राग और नया गान भरना चाहते हैं. कवि ने सरस्वती का पावन मंदिर किसे कहा है, उत्तर है कि कवि ने विद्यालयों को सरस्वती का पावन मंदिर कहा है. कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है, उत्तर है कि कवि से सभी
विद्याओं को सुख संपत्ति कहा है। सरस्वती का पावन मंदिर भी शुभ संपत्ति है। सरस्वती के पावन मंदिर के रक्षण और पुजारी कौन है? तो उत्तर है कि देश के बच्चे सरस्वती के पावन मंदिर के रक्षक और पुजारी हैं। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो उत्तर है कि कवि जो पुष्प मुरझा गए हैं उन पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने और कौन कौन से प्रकार हैं? तो कि संज्ञा के 5 प्रकार है। पहलू है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कि देश की आजादी के बाद देशवासियों में क्या क्या बदलाव आया? अपने शब्दों में लिखिए। तो देश की आजादी के बाद देशवासियों में क्या क्या बदलाव आया, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो उत्तर है कि कवि कहते हैं कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें, लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान दे, जग रूपी उद्यान को मंगलमय वाणी से गुर्जित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। उसके बाद है कि कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो उसका उत्तर है कि कवि ने देश के सपूतों को पुनः नया निर्माण करने के लिए और मनुष्य के जीवन में नई स्फूर्ति और नए प्राण भरने के लिए कहा है। जो फूल मुरझाने लगे हैं उन्हें नई मुस्कान देने और वीणा में नया राग और नया गान भरने के लिए कहा है। उसके बाद है प्रश्न 5, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो पहली है, उठो धरा के अमर सपूतों से लेकर प्राण भरो तक। ये काव्य पंक्ति आपको अपने बुक में से याद करनी है, यानी कि लिखनी है, और इनमें से भी आप देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद है दूसरी काव्य पंक्ति है कि नई प्रातः है से लेकर सांस नई तक। उसके बाद तीसरी है कली कली खिल रही से लेकर सुनहरी काया है तक। और उसके बाद से चौथी है सरस्वती का पावन खाली जगह से लेकर और पुजारी है तक। ये चारों की चारों काव्य पंक्तियां आपको अपनी बुक में से लिखनी है, या फिर आप इसमें से देखकर भी लिख सकते हैं और आपको याद भी कर सकते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। निर्माण तो के रचना, आह्वान तो के चुनौती, सत सत तो के सौ सौ, प्रायः तो के अक्सर, स्फूर्ति यानी कि उत्साह, उद्यान तो के बाग, सुमन तो के फूल। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। धरती यानी कि गगन, जीवन तो मृत्यु, पवित्र अपवित्र, ज्ञान अज्ञान, उठना बैठना, प्रातः तो के संध्या, अशुभ तो के शुभ, नया तो के पुराना, फूल तो के कांटे, रक्षक तो के भक्षक। इसके बाद है कि वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर संज्ञा और उसका प्रकार लिखिए। रमेश दौड़ रहा है, तो इसमें इसकी संज्ञा है रमेश,
और उसका प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय बैठी है तो वो है गाय और उसका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। नयन भर के कारण जंगल में नहीं गया, तो नयन उसकी संज्ञा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जंगल जातिवाचक संज्ञा और भय है वो भाववाचक संज्ञा है। सोना कीमती धातु है, सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है और धातु है वो जातिवाचक संज्ञा है। सरघस जा रहा है, तो सरघस है वो समूहवाचक संज्ञा है। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है कुत्ता सो रहा है, तो कुत्ता है वो जातिवाचक संज्ञा है। वह दयालु है, तो दयालु है वो क्या है भाववाचक संज्ञा। दल जा रहा है, तो दल है वो क्या है समूहवाचक संज्ञा। अहमदाबाद बड़ा शहर है, तो अहमदाबाद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और शहर है वो जातिवाचक संज्ञा है। मोर नाचता है, तो मोर है वो जातिवाचक संज्ञा है। लोहा बहुत कठोर है, लोहा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है और कठोर है वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ ऊपर सारे नाम दिए गए हैं और उसका वर्गीकरण हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये सारे जो संज्ञा के कोष्टक दिए गए हैं और ऊपर जो ये सारे नाम दिए गए हैं, इस सारे नामों को हमें इस सारी संज्ञाओं में विभाजित यानी कि वर्गीकरण करना है। तो वो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद है कि दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो काव्य दी गई है उसके आधारित इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो हमें इसमें से ढूंढकर लिखने हैं। तो हम सीधे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो उसका उत्तर है कि हिमालय हमें डटकर मुसीबतों का सामना करने का संदेश देता है। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है कि मुसीबत आने पर हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो कि हिमालय सभी बाधाओं से लड़ता रहा है, इसीलिए कवि ने उसे बड़ा कहा है। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो उत्तर है कि जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को संभव कर दिखाते हैं। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। इस काव्य का शीर्षक हिमालय का संदेश है। इसके बाद है कि प्रश्न है कि मेरे स्वप्न का भारत विषय पर 10 से 12 वाक्य लिखिए। तो टाइटल है मेरे स्वप्न का भारत। उत्तर है कि भारत एक बहु सांस्कृतिक, बहुभाषी और बहु धार्मिक देश है, जिसने पिछली शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर प्रगति देखी है। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जो इससे भी अधिक गति से प्रगति करे और जल्द ही विकसित देशों की सूची में शामिल हो। भारत देश खुद में ही एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग इस देश में शांति से रहते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के कुछ समूह हैं जो अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की शांति में बाधा आ जाती है। मेरे सपनों के भारत में इस तरह की विभाजनकारी प्रवृत्तियों की
कोई जगह नहीं होगी। यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ विभिन्न जाति समूह एक दूसरे के साथ एकदम सही तालमेल में रहते हों। मैं भारत को ऐसा देश होने का सपना देखता हूँ जहाँ का हर नागरिक शिक्षित होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग शिक्षा के महत्व को समझ सके और यह सुनिश्चित करे कि उनके बच्चों को छोटी सी उम्र में नौकरी करने के बजाय शिक्षा हासिल करने का अधिकार मिले। मैं चाहता हूँ कि सरकार सभी के लिए समान रोजगार के अवसर प्रदान करे ताकि युवाओं को योग्य रोजगार मिल सके और राष्ट्र के विकास के लिए युवा अपना योगदान दे सके। मैं चाहता हूँ कि देश तकनीकी रूप से उन्नत हो और सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। अंत में मैं चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश हो जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता हो, उनके साथ सभ्य व्यवहार किया जाता हो और पुरुषों के रोजगार के समान अवसर दिए जाते हों। संक्षेप में मेरे सपनों का भारत एक ऐसा स्थान होगा जहाँ लोगों को सुख और सुरक्षित महसूस करते हैं और अच्छे जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेते हैं। इसके बाद है प्रवृत्ति के दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कविता की रचना कीजिए और लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कि फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। इन शब्दों का उपयोग करके हमें एक छोटी सी कविता लिखनी है। ये नमूना रूप के उत्तर दिया गया है। इसके अलावा भी आप इन शब्दों का उपयोग करके दूसरी कोई भी कविता जिसमें इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया हो वैसी कविता आप लिख सकते हैं। तो हम इसमें दी गई कविता देखते हैं कि प्रकृति तुमको सीख है देती, खुशहाल जीवन की सीख देती। निस्वार्थ दूसरों की मदद करते जाओ, वृक्षों की तरह दूसरों को छाया देते। फूलों की तरह खुशबू बिखेरते जाओ, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाते जाओ। बादल की तरह जीवन में आगे बढ़ते जाओ, बारिश की तरह हर किसी के काम आते जाओ। तितली की तरह जीवन में खुशियों के रंग भरते जाओ, सूरज की तरह सवेरा करते जाओ। जीवन में कुछ नया बदलाव लाते जाओ। प्रकृति तुमको सीख देती है, खुशहाल जीवन की सीख देती। આવી જ રીતે તમને અમારી ચેનલ પરથી અવનવા વિડીયો તમને સૌપ્રથમ મળી રહે તે માટે તમે અમારી ચેનલને લાઈક, શેર और સબસ્ક્રાઇબ કરો।